वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है डीसी शंट जनरेटर। ये पूरे वीडियो में हम डीसी शंट जनरेटर की इलेक्ट्रिकल सर्किट, डीसी शंट जनरेटर की तीनों कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में विथ नोट्स सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सीरीज थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ जनरेटर की जर्नी में हम कहां तक पहुंचे हैं, तो कि हमने प्रीवियसली सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में डिटेल में सीख लिया। तो आज जो हमारी जर्नी है वो है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की ओर। व्हाट इज सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर? तो कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर वो होते हैं कि जिसकी फील्ड वाइंडिंग को हमें अलग से कोई प्रकार के डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। देन उसका कनेक्शन हम डायरेक्ट आर्मेचर के साथ ही करेंगे, तो उसको हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। और उसमें आज हम एक जनरेटर लेंगे जो है डीसी शंट जनरेटर। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कि ये जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग, जिसको मैंने RSH से रिप्रेजेंट की है, उसको आर्मेचर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसलिए ही इसका नाम शंट है। और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस में भी फुल वोल्टेज आएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई हमें फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई रखना होगा। तो हमें रेजिस्टेंस की फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू रो L बाई A। अगर मुझे रेजिस्टेंस हाई रखना है तो एरिया मुझे कम रखना पड़ेगा। मींस जो कंडक्टर होगी कॉइल के लिए, उसकी साइज है वो मुझे छोटी रखनी पड़ेगी। मींस क्रॉस सेक्शन मींस उसका डायामीटर मुझे छोटा वाला चूज करना पड़ेगा और नंबर ऑफ टन्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। तो ये इंटरव्यू के लिए और जनरल नॉलेज के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हमें जनरेटर में स्पेसिफिकली इन शंट जनरेटर फील्ड वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन कम और नंबर ऑफ टन्स ज्यादा रखा जाता है। तो ये इनका आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला लिस्ट आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे आर्मेचर करंट की फॉर्मूला लिखनी है तो एज यू कैन सी इन फिगर कि ऊपर से आर्मेचर करंट के दो पार्टीशन हो रहे हैं। लेफ्ट साइड में शंट फील्ड वाइंडिंग और राइट साइड में लोड करंट। सो अल्टीमेटली आर्मेचर करंट इक्वल टू शंट फील्ड वाइंडिंग करंट प्लस लोड करंट। अगर मुझे टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्मूला लिखनी है तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ईएमएफ आर्मेचर में डेवलप होता है। तो आर्मेचर से मुझे लोड तक पहुंचना है, तो मेरी जर्नी में आर्मेचर से शुरू करूं और लोड तक जाऊं तो उसमें बीच में तो कोई आता नहीं है, कोई वाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एक आर्मेचर खुद ही है। तो मुझे जो ईएमएफ आर्मेचर में डेवलप होता है उसमें से सिर्फ आर्मेचर के ड्रॉप को माइनस कर देना है, तो मुझे टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएंगे। फिर शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट फाइंड करना है तो V बाई RSH, और मुझे लोड करंट फाइंड करना है तो V बाई RL। ये सारी फॉर्मूला सम के लिए IMP है, सो काइंडली नोट इट डाउन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड फील्ड करंट है। याद रखिएगा, मैग्नेटाइजिंग मींस वोल्टेज एंड फील्ड करंट। मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक में फील्ड करंट पिक्चर में आता है, ये खास ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिर्फ आर्मेचर को प्राइम मूवर की मदद से एक फिक्स स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड पे घुमाएंगे। फिर हम सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज मीन्स वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर का ही हम रीडिंग लेंगे। उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें थोड़ी कम मिलेगी बट जरूर मिलेगी। वो किसके कारण मिलती है? क्योंकि वो है ड्यू टू रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे जो मैंने ओरिजिन पे ये छोटा वाला जो एरो इंडिकेट किया है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि फिलहाल फील्ड वाइंडिंग पिक्चर में नहीं आई है, सिर्फ हमने आर्मेचर को ही प्राइम मूवर की मदद से घुमाया। तो हमें टर्मिनल जनरेटर के होते हैं, उसके अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिले उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है पर होती है। उसके पीछे का रीजन है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। इसलिए ये कर्व है वो ओ मीन्स ओरिजिन से शुरू नहीं होता है, थोड़ा स्लाइटली ऊपर से शुरू होता है। अब हम स्विच की मदद से फील्ड वाइंडिंग को भी सर्किट में जोड़ेंगे। अब फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में हम एक वेरिएबल रजिस्टर जोड़ेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी हाईएस्ट, मींस फील्ड करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0।
बाद में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाते जाएंगे, वैसे वैसे फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले जो हम 4 या 5 अलग अलग रीडिंग का सेट लेंगे, फील्ड करंट 0 है तब वोल्टेज का रीडिंग, फील्ड करंट सपोज 1 या 2 एम्पियर लिया तब वोल्टेज का रीडिंग, फील्ड करंट सपोज 3 एम्पियर लिया, 4 एम्पियर लिया, 5 एम्पियर लिया, जनरेटर की रेटेड वैल्यू तक हमें फील्ड करंट की वैल्यू सर्टेन वैल्यू चूज करके रिस्पेक्टिव वोल्टेज की रीडिंग नोट डाउन करनी है। फिर हमें फील्ड करंट को घटाते जाना है, मीन्स जो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा है उसको बढ़ाते जाना है ताकि करंट की वैल्यू घटे। अब घटाते घटाते हम फिर से फील्ड करंट को 0 तक लेके आएंगे, उसकी भी 4-5 रीडिंग लेंगे और नोट डाउन करेंगे कि अलग अलग फील्ड करंट की वैल्यू पे वोल्टेज की क्या वैल्यू है, और बाद में हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मीन्स ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो हमें फील्ड करंट की बढ़ती हुई वैल्यू और घटती हुई वैल्यू के लिए एज यू कैन सी इन फिगर, ये व्हाइट कलर वाला जो पोर्शन है ना हमें ऐसा मिलेगा, और उसकी मीन वैल्यू मीन्स उसकी बीच में से हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। जो यहाँ पे मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया है वो है अल्टीमेटली मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जनरेटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीखेंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले है आइडल कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे लोड कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स वाई यहाँ पे लोड करंट पिक्चर में आएगा, और वो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक थी इसलिए वहां पे फील्ड करंट था। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला आइडल कैरेक्टरिस्टिक, और आइडल कैरेक्टरिस्टिक है वो ईएमएफ एंड लोड करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। ये आइडल ही कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए ये इंडिकेट करती है कि आप जनरेटर के साथ कितना भी लोड क्यों ना जोड़ दो और उसकी ईएमएफ की वैल्यू में कोई घटावा नहीं आएगा, मीन्स ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, आप कितना भी लोड जनरेटर के साथ जोड़ दो। वैसे ये ऑन पेपर आइडल कैरेक्टरिस्टिक है, प्रैक्टिकल में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये है आइडल कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, वो है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक भी ईएमएफ एंड लोड करंट के बीच में ही ड्रॉ की जाती है, बट यहाँ पे अब हम जनरेटर के साथ लोड जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे जो फ्लक्स डेवलप्ड हो रहा है उसकी वैल्यू लोड के बढ़ावे के साथ घटेगी। अब ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जैसे जैसे जनरेटर के साथ हम लोड बढ़ाते जाएंगे, मीन्स लोड करंट की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू में घटावा नजर आएगा। ये मैंने ग्रीन कलर की लाइन से दिखाया है कि जैसे जैसे लोड करंट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ईएमएफ की जो वैल्यू है वो हमें घटती नजर आ रही है। तो ये है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे बढ़ते हैं तो वो होगी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जनरेटर के टर्मिनल तक, तो जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ये ड्रॉ की जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी मिली है उसमें से अगेन मुझे जो आर्मेचर के ड्रॉप है उसको माइनस करना है, तो अल्टीमेटली मुझे ये मिलेगी जो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स जो ईएमएफ हमें मिला था प्रीवियसली उसमें से आईआर ड्रॉप हम माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा वोल्टेज वी, जो हमने फॉर्मूला में भी ये फॉर्मूला लिस्ट आउट की है। अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में अगर मैं इस पे लोड रेजिस्टेंस घटाना शुरू करूं, मीन्स लोड रेजिस्टेंस में घटा रही हूं तो लोड करंट बढ़ेगा। लोड का रेजिस्टेंस हमने घटाया है तो लोड करंट की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अब एज यू कैन सी इन फिगर कि जैसे जैसे लोड करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू घटती नजर आ रही है। येलो लाइन देख रहे हैं आप, स्लाइड नीचे आ रही है कि जैसे जैसे लोड करंट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है वो हमें घटती नजर आ रही है अप टू सर्टेन एक्सटेंट विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पर आप सर्टेन एक्सटेंट के ऊपर फर्दर आपने लोड रेजिस्टेंस घटाना शुरू किया तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें हमें ड्रास्टिकली घटावा नजर आएगा, मीन्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट जीरो तो नहीं होगा ड्यू टू रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, पर नियर अबाउट जीरो तक पहुंच जाएगा बिकॉज हमने लोड रेजिस्टेंस बहुत घटा दिया है। तो बाद में टर्मिनल वोल्टेज है वो ड्रास्टिकली हमें ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। तो यह है अल्टीमेटली लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डीसी शंट जनरेटर। चलिए अब एडवांटेजेस की ओर आगे बढ़ेंगे कि इसका सिंपल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन है और ये एक जनरेटर का प्लस पॉइंट है कि अप टू सर्टेन लिमिट ये जनरेटर अपने टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रख सकता है, रिलेटिवली नॉट दैट मच,
देन आइडियली नहीं बोल रहे हैं, रिलेटिवली दूसरे जनरेटर की कंपैरिजन में ये जनरेटर के पास कैपेसिटी है कि अपने टर्मिनल के अक्रॉस में वो वोल्टेज मेंटेन कर सकते हैं। और ये जनरेटर डीसी आउटपुट स्मूथ डिलीवर करता है, इसलिए जो जितने पे सेंसिटिव लोड्स होते हैं बाय नेचर उसके लिए बेस्ट सूटेड है। डिसएडवांटेजेस यही है कि हाई लोड करंट के लिए जो जनरेटर सुटेबल नहीं है बिकॉज टर्मिनल वोल्टेज ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहे हैं, और बल्क पावर जनरेशन के लिए ये जनरेटर नहीं है। और ये जनरेटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो डीसी सीरीज मोटर की कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। चलिए अब एप्लीकेशंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जनरेटर हमें कहाँ पे काम आएगा, तो कि सबसे पहले ये जनरेटर काम आता है बैटरी चार्जिंग में, फिर लाइटिंग लोड्स के लिए, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिक्स जो इंडस्ट्री में प्रोसेस यूज होती है उसके लिए, और रिसर्च और टेस्टिंग लेबोरेटरी में ये जनरेटर वाइडली यूज होता है। अगर थ्रू आउट ये टॉपिक में आपको कोई डाउट, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।